हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे फिर से एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं हम इसका आधा पार्ट पहले करा चुके हैं। आज फिर से उसी का अगला प्रैक्टिस सेट का पार्ट लेके आए हैं। तो जो आपके सामने रह गया था उसको कराने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और रेडी रहिए, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, क्योंकि तब ही करने में मज़ा आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, कमेंट में जितना आंसर आएगा ना कि कितने ऑप्शन करेक्ट हो, मतलब कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है, या मतलब कौन सा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, कितने करेक्ट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो गाइस अभी आपके गलत होंगे तो बाद में आगे चल के आपको ईजी लगने लगेगा। और आपको खुद से मेहनत करेंगे। खुद से मेहनत तभी करेंगे ना जब क्वेश्चंस को देखेंगे, पेन कॉपी पकड़ेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, तब आप करने लगेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि सबको क्या लगता है, हलवा लगता है। भैया इतना नहीं है, इतना आसान होता ना तो सबके सब ऐसे साथ डबल ए में जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस आपको नहीं पता तो बता देता हूँ एक बार और। आपको वीडियो मिलती है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मिल जाती है, वीडियो लाइव आ जाती है। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, एक बार करेंगे तो पसंद आएगा। अगर आप अपने पेन कॉपी हाथ से नहीं लेंगे, नहीं पकड़ना चाहते, तो गाइस भैया जय श्री राम, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है। फर्स्ट मतलब ये 13, क्योंकि यहाँ तक इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें करा चुका हूँ पूरा। यहाँ तक कोई डाउट रह गया बताइए। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है x = a cos QT और y = दे रखा है a sin QT। तो आपसे बोल रहा है इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड करना, वो भी डबल टाइम, मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो करिए, करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा फैला दो वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तो हमें क्या करना है, पहले हमने निकाला dx/dt। तो dx/dt हमने फाइंड कर लिया। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आता है तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट वरी, इतना आपको हुआ नहीं है खाने के लिए। नेक्स्ट करेंगे dy/dt। तो ये कर लिया हमने dy/dt। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ करना है आपको dy/dx। तो dy/dx कैसे करेंगे गाइज, अगर मैं करता हूँ आपके सामने इस इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ का, तो कैसे बनेगा देखिएगा। इसी ये लिखूँगा तो क्या होगा, dy/dt अपॉन इसकी डिवाइड क्या कर रहा हूँ मैं, dx/dt से। तो dt से dt कट गया तो क्या आया, dy/dx। इस तरीके से, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड और ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड में भाग दिया इक्वेशन फर्स्ट का। तो कर दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 3a से 3a कट जाएगा। इस साइन की वजह से एक साइन कटेगा, यहाँ से इस कॉस की जगह से कॉस कट जाएगा। तो ये बचेगा आपके सामने माइनस का 10t। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब इसका करूँगा मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट। तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। आप जानते हैं अगर आपके सामने होता है 10x, तो 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होता था गाइस, नहीं पता हो तो आपको बता दूं। 10x का क्या होता था, 10x का होता था sec²x। तो लेकिन यहाँ पर 10x ना होके क्या है यहाँ पे गाइस, 10t है। तो 10t है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो गाइस, यहाँ पे नीचे देखिए, आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपके सामने आएगा dt/dx। अगर t के रेस्पेक्ट में करते तो ये क्यों आता, ये तो आता ही नहीं। लेकिन आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, इसलिए गाइज आपके सामने ये कंडीशन आती है। और इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमें, बस इतना ध्यान देना है। यहाँ दे रखा है dt/dx, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ क्या है dx/dt। तो इसका रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, तो रख दी हमने इसकी वैल्यू गाइज यहाँ से। तो रखने के बाद आप देखिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे, आप जानते हैं इस कॉस को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर कैसे आएगी, आप जानते हैं 1/cos क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। तो बस, तो इससे ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ स्क्वायर दे रखा तो क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाऊँगा तो sec²। तो sec² ये बन गया भैया, sec² एक यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, कॉस की जगह, और स्क्वायर से स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, sec4 हो जाएगा। और sec4 हो जाएगा, नीचे आपके सामने दे रखा है, और माइनस से माइनस हमने काट दिया। अब बचा हुआ है साइन, और 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। तो बन गया cosec t, क्योंकि यहाँ t दे रखा है थीटा की जगह। तो जिसको कोई डाउट रह जाता प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो भैया जी आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने पूछा है आपका क्या आंसर पूछा, आपसे बोल रहा है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो देखो भैया मैक्सिमम मान कैसे निकालते हैं।
अगर केवल इसने पूछा होता केवल मैक्सिमम मान, लेकिन उसने क्या पूछ लिया है, इसका मैक्सिमम मान क्या है। इसने ये क्वेश्चन नहीं किया, आपके सामने क्वेश्चन किया है ये क्या है, का अधिकतम मान है, तो ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। समझ पा रहे हैं, उसने x की वैल्यू पूछी है। अगर सिंपली आपसे पूछता अगर आपसे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो सिंपली आप क्या करते, देखो याद रखिएगा हमेशा, अगर a sin x प्लस b cos x ऐसी कंडीशन दे रखी है कोई भी, तो आपसे पूछेगा इसका मैक्सिमम, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर पूछेगा मैक्सिमम तो पॉजिटिव लेंगे, अगर बोल देता है इसका मिनिमम मान क्या होगा तो नीचे आगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, बस इतना याद रखिए। अगर देखो ये होता है माइनस प्लस लगा लीजिए, आगे प्लस माइनस लगाओ, मतलब मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस का साइन लेंगे, अगर मिनिमम पूछता है इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का लेंगे, इतना याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आपसे पूछता है मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा होता कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, अगर यही पूछा होता तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसने पूछा है आपसे x की वैल्यू, उसने बोला इसका अधिकतम मान लेके चलना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करिएगा इस। चलिए पहले इसका मैक्सिमम मान बता दीजिए, कैसे निकालेंगे। इसे मान लो a, इसके सामने क्या b की जगह क्या देखा है 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे b कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। a तो दे रखा है आपके सामने √3, तो निकाल के देखो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करूँगा तो √3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 3 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या दे रखा 1 का स्क्वायर 1, तो निकालो क्या आएगा 4 आ गया रूट के अंदर, तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो माइनस लगा देता आगे, ये हो जाता है इसका आंसर। लेकिन आपसे पूछ लिया गाइज उसने x की वैल्यू क्या होगी, तो गाइज आप क्या करके चलेंगे, इसमें लेके चलेंगे इस तरीके से, cos x इक्वल टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलेंगे 2 लेके चलेंगे, और 2 लेके करेंगे 2 लेके चलेंगे तब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अब ये 2 हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आनी है, अब 2 को क्या करूँगा डिवाइड करके यहाँ ले आऊँगा इसके नीचे, तो ले आओ जा, इसके नीचे क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ क्या बन जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, तो देख लीजिए ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है गाइस cos 30 की, cos 30, और ये बनेगा क्या sin x प्लस ये क्या है 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 और जो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया। तो गाइज आपको बता दूं sin x ऐसे रख लिया हमने और यहाँ रख दिया cos 30 प्लस cos x और sin 30 ऐसे लिख सकता हूँ, और इक्वल टू क्या था 1। अब इसको मर्ज करूँगा तो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे मर्ज करूँगा तो बनेगा आपके सामने sin x प्लस 30 इक्वल टू 1। अब गाइज आपको इतना बताना है कि इतना होने के बाद ये 1 वैल्यू कब आती है, इसकी 1 वैल्यू कब आ जाती है, इसकी 1 वैल्यू एक ही कंडीशन पर आती है, कब आती है, जब साइन की वैल्यू 90 मतलब sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो मतलब x प्लस 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए था 90 होना चाहिए था, तब ही इसकी वैल्यू 1 होगी। और आप यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या निकलेगी, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या 30 को लेके जाएंगे उधर, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचता है आपके सामने, यहाँ बच के आएगा आपके सामने 60, तो x इक्वल टू आएगा 60, तो 60 डिग्री। तो देख सकते हैं 60 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, या π/3, तो ऑप्शन सी। जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, समझ जाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, पहले इसका dy/dx फाइंड करो। तो dy/dx फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ y दे रखा है वहाँ y की जगह 3 पुट करना है, तो आंसर फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे आंसर, ये देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने लिख लिया है गाइस, क्वेश्चन लिख लिया तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया है, तो लॉग ले लेते हैं। चलिए गाइस हमने लॉग लिया, तो लॉग लेने के बाद आपको बता दूं, अगर आपके सामने लिखा होता है log a इंटू बी, तो इसका मतलब क्या होता है log a प्लस log b, ये होता है इसका मतलब। तो सिंपल यहाँ समझ गए होंगे, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो हमने अलग अलग कर लिया। और आपको बता दूं जब कभी भी आपके सामने पावर में होती है, जैसे ये पावर दे रखी है x की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यहाँ इस तरीके से ये आ गई, प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर। अब करना है इसका dy/dx, कर दीजिएगा इस dy/dx। तो कर रहे हैं तो dy/dx कैसे करूँगा, यहाँ से मैंने क्या किया dy/dx कॉमन ले लिया है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन है, ये ले लिया,
जहाँ कॉमन नहीं है वो अलग लिख लिया इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली कंडीशन को इधर लेके जाऊँगा, माइनस हो जाएगी, इधर जाने पे माइनस हो जाती है, और ये डिवाइड में आएगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो ये निकल के आएगा, पर्टिकुलरली बात करें यहाँ से, इस तरीके से निकल के आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखिएगा, समझ में तभी आएगा गाइस, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ पुट करना है 2, और जहाँ जहाँ वाई दे रखा है वहाँ करना है 3। तो पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड होके आ जाएगा गाइस, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो गाइस देखिएगा करेंगे कैसे इसे सॉल्व। तो गाइस कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तो थोड़ा सा माइंड दौड़ाइए। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएट पूछ रहा हो, तो हमेशा आंख बंद करके कभी कभी क्या लगा देना चाहिए, जब आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो ना, तो भैया मेरे कहने से एक बार 1 लगा देना। जहाँ भी अगर 1 आ गया ना, कहीं भी ऑप्शन में 1 है, तो उसका आंसर 1 ही लगाना। 90% का आंसर क्या होता है, 1 ही होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। लेकिन 10% भैया, जब आपकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है ना, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, तो 1 लगा दीजिएगा। चलिए देखिए कैसे आता है इसका 1। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ ये, इसे हमने थीटा के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से निकाला साइन थीटा इक्वल टू एक्स आया, और आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। क्लियर। तो मतलब साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कांड होता है। ठीक है, ये होता है लंब बट्टे कांड होता है। तो लंब क्या होगा एक्स, कांड क्या होगा, इसके नीचे 1 होगा, जब कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो कांड 1 हो गया, लंब हो गया एक्स। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ आधार, तो बेस हमने निकाल लिया है। अब हमने एक बार कॉस थीटा फाइंड करने की कोशिश की। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा निकालते तो होता है गाइज आपके सामने आधार बट्टे कांड, और आधार ये रहा, कांड क्या है 1, तो निकल के क्या आएगा, आधार ये निकल के आएगा, जैसा कि आपके सामने निकाल रखा है ये रहा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी वैल्यू। तो देख लीजिए गाइज, ये भी थीटा के इक्वल है, और हम लेट करके चले थे, ये भी थीटा के इक्वल है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। और जब दोनों वैल्यू इक्वल है, मान लो इसे क्या मान लेता हूँ मैं, एक तरह से मान लेता हूँ ये एक्स है, तो गाइज ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा ना, क्योंकि हमने निकाला थीटा के इक्वल लेके चलो, थीटा के इक्वल ये वैल्यू निकल के आ रही है, दोनों इक्वल आ रही हैं। क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे कॉस ले लिया, भाई कॉस और साइन कहाँ गए, यहाँ कॉस ले रखा है या साइन ले रखा है, ऐसे कैसे हो सकता है इक्वल। एक बात तो सोचिए जरा, यहाँ थीटा दे रखा है हमने, कहा थीटा, थीटा बदलेगा क्या, थीटा बदल जाएगा क्या, आप वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ 10 की भी निकालेंगे तो 10 की भी निकाल लो भाई, 10 थीटा निकालेंगे क्या निकलेगा, वो ऐसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या, 10 इनवर्स इधर पहुँच जाएगा। लेकिन ये थीटा की वैल्यू तो नहीं बदलेगी ना, अगर थीटा यहाँ 30 था तो वो तो साइन के लिए भी 30 था, और कॉस के लिए भी क्या है 30 है, थीटा नहीं बदलेगा। तो थीटा मतलब इसका क्या मतलब है, इस दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला ये, इसे वाई के इक्वल मान लिया था, ये निकला थीटा, तो ये भी क्या निकलेगा, थीटा के इक्वल। तो मतलब दोनों जगह वैल्यू पुट करूँगा तो देखो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल ही होगा ये भी। तो देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल है तो निकाल लीजिए, दोनों का आप निकालेंगे। जैसे मान लो ये वाई है, ये भी वाई है, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 ही तो आता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, ये आपसे पूछ रहा है इसका डिफ्रेंशिएट करवा रहा फाइंड, तो कैसे करेंगे इसका, सॉरी इंटीग्रेशन करवा रहा है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फाइंड देखिएगा। तो देखिए गाइस ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए भैया, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे कहीं भी क्वेश्चन ना देखने को मिले। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा, इतना भी याद रखिएगा। तो यहाँ से निकाल रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आती है, और ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इसकी जगह, तो 1/2 मतलब इसके नीचे जो अपॉन में था वो मैंने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट। तो इतना बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसका इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आया, x और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे के साथ में, तो आपको वैल्यू निकल जाती है। तो वैसे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है tan इनवर्स x, ठीक है, सॉरी tan स्क्वायर x दे रखा है, tan स्क्वायर x का आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जिन्होंने ये कंडीशन देखी हुई, कैसे मैंने आपको बोल रहा था बार बार तस्वीर, tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, ये
सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो 10 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगी, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब इसका क्या करना है, इसकी जगह पुट कर देंगे सेक 10 स्क्वायर की जगह, 10 स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना जानते हैं, अब 10 के इक्वल होता है और इसका क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल। समझ पा रहे हैं, ये होगा 10x माइनस एक्स। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो गाइज अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आता तो ठीक है, नहीं आता तो कैसे करेंगे देखिएगा। थोड़ा बता दूं गाइज आपको, ये क्वेश्चन है तो 2x ना होके क्या है ना, ये 2x नहीं है गाइज यहाँ पर, ये x की 2 की पावर x है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2 की पावर x है। तो जिनको 2 की पावर x लिखा हुआ तो इससे समझ गए होंगे कि 2 की पावर x, और ये बना सकता हूँ मैं नीचे 1 माइनस 2 की पावर x का होल पावर 2। इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ से समझ पा रहे होंगे ये वैल्यू डायरेक्टली किसकी होती है, ये होती है साइन इनवर्स x, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x का अगर आपसे पूछूँ इससे डिफ्रेंशिएट क्या होता है तो आप क्या करेंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो करते हैं, यही करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता चुका हूँ, एक 2x ना होके क्या है 2 की पावर x है, ये वाली। तो देखो हमने क्या माना, ये मान के चल दिया आपके सामने 2 की पावर x को मान लिया हमने t के इक्वल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये निकल के आएगा। आप जानते हैं a की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, a की पावर x log a होता है। तो सिंपली यहाँ से किया तो ये निकल के आता है dt के इक्वल। तो देख लीजिएगा इस 2x और dt, तो 1/2 यहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ से निकालूंगा 2x dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/log 2, और यहाँ हो जाएगा dt इस तरीके से। तो देखो इसकी जगह क्या पुट कर दूँगा, ये वैल्यू पुट कर दूँगा पूरी वैल्यू। तो जैसे मैंने पुट की dt यहाँ कर दिया, आगे यहाँ लिख दिया है, और 1/log 2 था वो मैंने आगे मल्टीप्लाई में रख लिया है। क्यों रख लिया है, क्योंकि गाइस ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक। और नीचे देख सकते हैं इसकी जगह टी पुट कर दिया, देख सकते हैं। और ये डायरेक्टली फॉर्मूला किसका बनता है, ये होता है साइन इनवर्स टी का। साइन इनवर्स टी आ गया। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दो गाइस, क्या करेंगे 2 की पावर x। पुट करने के बाद आप कंपेरिजन करके देख लीजिए। जब कंपेरिजन करेंगे यहाँ से देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, तो क्या आया k की वैल्यू निकली 1/log 2। तो भाई यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट है। किसी को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है देखिएगा, जिनको समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आया तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे इस तरीके से। आपके सामने इस तरीके से दे रखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस तरीके से इक्वेशन पढ़ी होगी। तो ये होता था Py इक्वल टू Q, इस तरीके से। तो कंपैरिजन कर लीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ से, y तो y यहाँ है ही, तो p की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, p की वैल्यू हो जाएगी गाइज आपकी 2 10x। कंपैरिजन करूँगा जब इसके साथ में। और q की वैल्यू क्या है गाइज, q की वैल्यू है sin x। क्लियर। तो देखिए गाइज हमने कंपैरिजन करके अलग अलग लिख लिया है इस तरीके से। पहले निकालूंगा इंटीग्रल फैक्टर, तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से निकालते हैं, e की पावर में होता है यहाँ पर p dx, और p क्या दे रखा है, p दे रखा है ये 2 10x। तो 2 10x लिख दिया है, 2 हमने बाहर ले लिया। तो अब जानते हैं 10x का क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है, log sec x होता है। तो 2 यहाँ है, 2 कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई ऊपर पावर में चला जाएगा, पावर में चला गया, और e की वजह से log हट जाएगा तो निकल के आता है ये। आगे करूँगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q। तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, यहाँ पुट कर दिया हमने, और इंटीग्रल फैक्टर ये दे रखा है, और q की वैल्यू क्या है यहाँ से देख सकते हैं, कंपैरिजन करके निकाली थी, sin x के इक्वल है। sin x की जगह पुट कर दिया, मतलब इस तरीके से पुट कर दिया sin x। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा है, ये तो यहाँ लिखा है, इसको मैंने क्या लिख लिया अपनी तरफ से, इसको मैंने बना दिया है। क्या बना दिया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ sec x इंटू sec x, और आगे लिखा हुआ है sin x। और आप जानते हैं एक sec x को, क्योंकि आप sec x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकता हूँ 1/cos x। तो इस sec x की जगह 1/cos x लिख दिया है हमने, तभी तो यहाँ पे cos x आ गया। और गाइज यहाँ पे दोनों को मर्ज किया तो क्या बनेगा 10x। और गाइज अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये किसकी वैल्यू बनती है, ये डायरेक्ट वैल्यू बन जाती है किसकी, sec x की। क्योंकि आप जानते हैं sec x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, sec x का डिफ्रेंशिएट होता है गाइज आपका sec x 10x।
तो देख लीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sec x। तो किसी को कोई डाउट रह जाता है तो बताइएगा, आपका आंसर ये निकल के आ जाता है। तो चलिए गाइस, आपका आंसर जो होगा निकल के आया है, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसे समझ जाइएगा ढंग से। कैसे समझेंगे, इसने बोला आपसे 5 सफ़ेद और 4 काली, मतलब ब्लैक बॉल दे रखी है 4 ब्लैक बॉल हैं और वाइट कितनी है 5। तो आपसे बोल रहा है कितने प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है, मतलब इन्हें कितने प्रकार से एक रो में इस तरीके से लिखना है, जिसमें आपसे बोल रहा है कि काली गेंद एक साथ नहीं होनी चाहिए, काली वाली गेंद जो है एक साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं वाइट बॉल के लिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक एक और एक। तो देख सकते हैं ये वाइट 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 और वाइट, तो कितनी हो जाती हैं 5 हो जाती है, क्यों 5 बॉल थी। अब काली एक साथ नहीं हो तो कैसे नहीं आ सकती काली, काली एक कंडीशन में नहीं आ सकती, या तो काली को यहाँ रख दो या यहाँ रखो, या फिर यहाँ रखो, या फिर यहाँ रखो, या फिर यहाँ या यहाँ। मतलब आपके कितने स्थान आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान 6 है, मतलब 6 में कहीं भी रख सकते हो आप चारों बॉलों को। क्लियर, स्थान आपके पास 6 हैं लेकिन बॉल कितनी है आपके पास 4। तो क्या बन जाएगा 6C4, क्योंकि उसने क्या कंडीशन दी थी कि काली बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो एक साथ मतलब कहीं भी नहीं आएंगे, आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इन दोनों को छोड़ दो भले ही। इन दोनों स्थान पर जब 4 बॉल आपके पास टोटल ही हैं तो यहीं तक आएंगी। चलो यहाँ रखना चाहो यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो और यहाँ रख सकते हो। मतलब आपको स्थान तो 6 हैं लेकिन रखनी 4 बॉल हैं आपके पास, क्यों टोटल 4 बॉल ही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, x⁻² + a/x होल पावर दे रखी है 5। आपसे पूछ रहा है x का गुणांक, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइज आप क्या करेंगे, 5 को ऐसे नंबर में ब्रेक करिए, ऐसे ब्रेक करिएगा जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 5 तो ऊपर रहेगा C, नीचे ऐसे ब्रेक करते हैं इसे कि जिससे हमारे आंसर पर कोई प्रभाव ना पड़े लेकिन हमारा आंसर फाइंड होके आ जाए। अगर मैं ले लेता हूँ गाइज, यहाँ पर देखिएगा कैसे लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके सामने 2 ले लेता हूँ, 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके सामने x² की होल पावर बनेगा 3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके सामने a/x⁻²। क्या बनता है, नहीं बन रहा, तो यहाँ 3 ले लीजिए। जब 3 लेंगे तो यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बन जाएगा 3। तो अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये कहता है कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा, दूसरा तरीका वही देखो, हमने क्या किया, यहाँ ले लिया 5CR, तो इसे क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा यहाँ पे x² पहले से यहाँ कर दूँगा 5 - R, और दूसरा क्या रखा a/x, यहाँ क्या कर दूँगा पावर R। तो x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से x निकल के आएगा, यहाँ से देखो 2 5 - R, तो इससे आएगी वैल्यू, और यहाँ से निकालूंगा तो देखो इसको ऊपर लेके जाऊँगा क्या आ जाएगा माइनस का R। तो अब इसे मैं लिखूँगा आपके सामने x = 1, मतलब इस पूरी पावर को 1 के इक्वल लेके चलूँगा और x की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो आप सॉरी किसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, R की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो R की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने, फिर जाके 3 निकल के आएगी। तो एक तो होता है कॉमन सेंस से 3 निकाल लिया आपने, एक होता है आपने सॉल्व किया उसके बाद में निकाला आपने 3। क्लियर, तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, तो मैं 3 लेके कर रहा हूँ, तो करिएगा 3 लेके सॉल्व करूँगा, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी का देखो यहाँ क्योंकि आपको चाहिए था x⁻1, इसी का कोएफिशिएंट तो चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिया। आप ये मत सोचिएगा कि 3 अपनी मर्जी से कैसे ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि मैं x⁻1 बनानी है। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करूँगा, अंडर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, इस 2 से ये 2 टाइम्स, तो क्या आएगा यहाँ से ये आएगा कंडीशन। तो देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या निकल के आता है 10 × a⁻⁻�q। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे एक कण यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है, ये बल दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कार्य। तो आप जानते हैं W बराबर क्या होता है F × S, इस तरीके से। वर्क इक्वल टू क्या होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है ये दे रखा, डिस्प्लेसमेंट इससे निकालेंगे। कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट, निकालना तो मैं AB है लेकिन AB निकलता कैसे है, ये निकलेगा BO - OA, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना इसे। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, देखिएगा यहाँ से निकालोगे तो क्या निकलेगा I, ये प्लस 2J, ये क्या जाएगा 3K,
माइनस यहाँ से देखो क्या 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस तरीके से, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास ए बी की वैल्यू। देखिएगा यहाँ से आपके सामने निकाल के दिखाया, इस तरीके से निकालेंगे तो निकल के आती है ए बी। तो मैंने आपको बता चुका हूँ वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है आपके सामने, फोर्स ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ही लिया, ये निकाल लिया, पुट कर दिया। जब उन्हें दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो मतलब आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में, तो कर दीजिए करेंगे तो आपके पास निकल के आता है -2। तो वाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो आपसे पूछ रहा है इनके मध्य, इनके बीच में कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए गाइस फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला देखिएगा उससे समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये दे रखा है 2 लाइन दे रखी है, इनके बीच में एक एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो देखिएगा ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट A1, वाई का कोफिशिएंट B1, जेड का कोफिशिएंट C1, यहाँ से A2, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ से निकालेंगे तो B2, यहाँ से निकलेगा C2। क्लियर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, तो निकालेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई वगैरह, सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आता है cos थीटा इक्वल टू 1/2, और cos थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू। cos 60 इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो देख सकते हैं cos 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया भी आपका जो आंसर आया निकल के cos 60, ये निकल के आया। आपके पास आंसर ये भी हो सकता है जैसा कि आपके सामने वहाँ लिख रखा था हमने। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें बोल रहा है आपसे P कोई बिंदु है और ये कोई लाइन है, इस पर कोई लंब डाला गया है P बिंदु से, मतलब इस तरीके से। अगर आपसे लाइन की इक्वेशन पूछता है तो लाइन की इक्वेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, P y इक्वल टू mx प्लस c लेके चलिए, और नीचे दूसरी लाइन क्या दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस ये इक्वल टू 0, ये दे रखी है, ठीक है। तो पॉइंट आपके सामने दे रखा है यहाँ P क्या दे रखा है 0 और 5। तो पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन पर इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, यहाँ पे x दे रखा है, वहाँ पे 0, और जहाँ y दे रखा है वहाँ पे कर देंगे 5। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने 5 यहाँ पर। तो c की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपके सामने mx प्लस 5, क्योंकि c की वैल्यू आपने 5 निकाल दी है, इतनी निकल जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिएगा इक्वेशन एक ये दे रखी है आपके सामने इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, केवल और केवल y की वैल्यू। क्या करेंगे, केवल और केवल y की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालिएगा इस, यहाँ से y की वैल्यू निकालिएगा। चलिए कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, ये देखिएगा। तो y की वैल्यू निकालता हूँ तो y निकल के आएगा यहाँ से 3x माइनस 5, और y के लिए डिवाइड करूँगा 4 का यहाँ करूँगा, 4 का यहाँ करूँगा, इस तरीके से निकल के आएगी y की वैल्यू। कहाँ से, इक्वेशन जो आपके सामने दे रखी है यहाँ से। तो देखिए यहाँ तो क्या दे रखा है m, और यहाँ क्या दे रखा है x का कोएफिशिएंट 3/4। तो गाइज यहाँ तो m दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 3/4। अगर गाइज ये परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि उसने क्या बोला लंबवत हैं, लाइन क्या है, दोनों लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो m की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं m1 m2, जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो पहली का m और दूसरी वाली का m किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो देखो एक तो m दे रखा है ये, दूसरा m क्या दे रखा है 3/4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m निकालूंगा क्या निकलेगा -4/3। तो आपके पास इक्वेशन पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू निकाली थी हमने 5, वहाँ पे पुट करेंगे। देखो y इक्वल टू क्या निकली थी यहाँ से वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगी माइनस का जो उल्टा कर रहे थे, -4/3 हो जाएगी, -4/3 इस तरीके से प्लस c। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी, कौन सी वाली इक्वेशन निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी ये वाली, मतलब ये इक्वेशन निकल जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि जो इसके निर्देशांक हैं कौन से पाद में होंगे, कौन सी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सीधी सीधी ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ऐसा कोऑर्डिनेट देखो इनमें से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, वही आपका आंसर है। सिंपल आंसर इसका ये निकल जाएगा। तो वो मैं जो ने आपको अभी बताया था, वो मैंने बताया था इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड की जाती है, ये एडिशनल जानकारी दी थी आपके लिए। यहाँ देखिएगा आपसे पूछ रहा है लंब के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट्स देखिए, पहले वाले का अप्लाई करिए, पहले वाले का अप्लाई करिएगा, करते हैं यहाँ पे क्या आएगा 9 - 4 इक्वल टू
ये निकलेगा 5, तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, दूसरे और किसी से सेटिस्फाई होगी नहीं, तो आपका आंसर निकल गया। तो ऐसे ही निकलेगा इसका आंसर। तो आप ऑप्शन की तरफ से भी कभी कभी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और लाइन की क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले पॉइंट पर अप्लाई करा दिए, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के बाद सी की वैल्यू निकल गई थी हमारे पास। दूसरा हमने क्या कहा, हम जानते हैं कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। जब कोई लाइन दो परपेंडिकुलर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है। तो इस कंडीशन को अप्लाई कर लिया जहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली, इसलिए हमने इक्वेशन ऐसे फाइंड कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको एडिशनल जानकारी जो दी है आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। क्योंकि गाइस बगैर पेन कॉपी उठाए हुए आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, तैयारी जारी रखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करके जाइएगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।